SSB Odisha PGT in Education Question Paper 2023. Next, first question of this session is which of the following branches of philosophy examines issues relating to nature of reality? Option: ontology, metaphysics, axiology, epistemology. आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज मेटाफिजिक्स। कि देखिए कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि फिलोसफी का कौन सा ब्रांच वो नेचर ऑफ रियलिटी को डील कर रहा है। अब लोगों को पता ही है कि देयर आर थ्री मेन ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी। फर्स्ट वन इज मेटाफिजिक्स, सेकेंड वन इज एपिस्टेमोलॉजी एंड द लास्ट वन इज एक्जियोलॉजी। एंड मेटाफिजिक्स इज द स्टडी रिलेटेड रियलिटी, whereas epistemology is related to our knowledge system and axiology is related to our value system. And within metaphysics the sub branch or sub concept of ontology is coming. But here the question is asking what in nature of reality philosophy का कौन सा ब्रांच के अंडर आ रहा है, और वो आंसर कौन सा है कि metaphysics. Next, which of the following branches of philosophy focuses on the study of values? Option: axiology, metaphysics, epistemology, logic. कि फिलोसफी का कौन सा ब्रांच जो कि स्टडी ऑफ वैल्यूज रिलेटेड है? तो ऑप्शन देखिए, एक्जियोलॉजी, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी एंड लॉजिक। अब लोग को पता ही है आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दैट इज एक्जियोलॉजी। ओके, तो सी दिस आर द ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी। फर्स्ट वन इज व्हाट? मेटाफिजिक्स। एंड मेटाफिजिक्स इज द स्टडी ऑफ रियलिटी, स्टडी ऑफ एग्जिस्टेंस एंड द स्टडी ऑफ नेचर ऑफ बीइंग। व्हेन जब हम लोग दिख रहे हैं क्वेश्चंस की जो कि रियलिटी के बारे में बोल रहा है, एग्जिस्टेंस के बारे में बोल रहा है और नेचर ऑफ बीइंग के बारे में बोल रहा है, तो वो कौन सा कॉन्सेप्ट है? वो है मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स में तीन मेनली, बहुत सारे हैं ऐसे, लेकिन जो जो मेन जो सब ब्रांचेस देखा जाता है ये तीनों को देखा जाता है। और वो कौन सा है कि ओंटोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, थियोलॉजी। यहाँ है कॉस्मोजोनी, ऐसे और बहुत सारी चीज है, लेकिन ये तीन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओंटोलॉजी जो कि स्टडी ऑफ बीइंग, ओके, स्टडी ऑफ बीइंग, ये नेचर ऑफ बीइंग को जो डील कर रहा है, इसी को जब डील कर रहा है कि स्टडी ऑफ बीइंग, स्टडी ऑफ एग्जिस्टेंस, नेचर ऑफ रियलिटी, तो उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं? ओंटोलॉजी हम लोग कर रहे हैं। कि देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कशन किए तो वहाँ स्टडी ऑफ रियलिटी लिखा गया था, इसीलिए वो मेटाफिजिक्स हुआ। अगर वहां लिखा जाता कि नेचर ऑफ रियलिटी को स्टडी करना, तो वो कौन सा हो जाता? ओंटोलॉजी हो जाता। लेकिन सेकेंड वाला जो सब ब्रांच मेटाफिजिक्स का वो कौन सा है? कॉस्मोलॉजी। और कॉस्मोलॉजी में क्या स्टडी करते हैं? स्टडी ऑफ ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड डायनामिक्स ऑफ द यूनिवर्स। कि ये यूनिवर्स जो है इसी का ओरिजिन के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, इसका डायनामिक्स के बारे में जब हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं तब ये कॉस्मोलॉजी के अंडर आ रहा है। ठीक ऐसे थियोलॉजी भी एक सब कॉन्सेप्ट है, सब ब्रांचेस है मेटाफिजिक्स का, जहाँ की हम लोग वही डिवाइन, गॉड, रिलीजियस बिलीफ, इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं? डिस्कशन कर रहे हैं और स्टडी कर रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट ब्रांच ऑफ फिलोसफी, दैट इज मेटाफिजिक्स। सेकेंड वन इज एपिस्टेमोलॉजी। एंड मैं पहले से बोल चुका हूं, ये एपिस्टेमोलॉजी ब्रांच जो है ये किसी को डील करता है? नॉलेज को ये डील करता है, उसका ओरिजिन को डील करता है, वो कौन सा मेथड से नॉलेज एक्वायर किया जा सकता है उसको भी डील करता है, वैलिडिटी के बारे में बात करता है और लिमिटेशंस के बारे में भी ये बात करता है। जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है एक्सियोलॉजी, जो कि स्टडी ऑफ वैल्यूज, जहाँ की हम लोग दिखते हैं एथिक्स, एस्थेटिक को हम लोग डील करते हैं। एथिक्स मतलब जो इसी का और एक सब ब्रांच कहाँ लिखा जाता है कि एथिक्स, जहाँ की हम लोग मोरालिटी का बात करते हैं। एस्थेटिक का जब बात करें तब ब्यूटी, गुडनेस, इसका बारे में जब बोल रहे हैं तब ये एक्सियोलॉजी के अंदर आ रहा है। नेक्स्ट जो एक ब्रांचेस है वो है लॉजिक, जहाँ कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि रीजनिंग, आर्गुमेंट, हो गया आर्गुमेंट, ये सब जब आ जा रहा है तब उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? लॉजिक बोल रहे हैं। एथिक्स, एस्थेटिक, जो कि ये एक्जियोलॉजी का दो सब ब्रांच है, जहाँ कि हम लोग एथिक्स में मोरालिटी के बारे में पढ़ रहे हैं,
प्रिंसिपल के बारे में बोल रहे हैं, हो गया गुड एंड बैड के बारे में बोल रहे हैं, ताकि जब हम लोग एस्थेटिक को देख रहे हैं तब यहाँ ब्यूटी, आर्ट, टेस्ट, हो गया, ये सब को हम लोग डील कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज द 19th सेंचुरी फाउंडर ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म। हो गया कि देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया है कि ये जो क्वेश्चन है ये है हु वाज द फाउंडर और हु इज द फाउंडर ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन को बनाया है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज ए 19th सेंचुरी फाउंडर ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म। हो गया कि 19th सेंचुरी में ये एग्जिस्टेंशियलिज्म को कौन इसको फाउंड किया था, वो ऑप्शन में दिया है रूसो, हेगेल, सोरेन कियरकेगार्ड एंड डीजे.ओ. कर्नर। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन obviously C, that is Soren Kierkegaard is the answer of this question। हो गया। नेक्स्ट देखिए कि ये सोरेन कियरकेगार्ड जो है इनको एग्जिस्टेंशियलिज्म का फादर माना जाता है। बहुत बार बहुत सारे क्वेश्चन में पूछा गया है, लेकिन ये जो टर्म एग्जिस्टेंशियलिज्म जो है इसी कौन कॉइन किए थे, जो गैब्रियल मार्शल हैं वो इसको कॉइन किए थे और इसी को ज़्यादातर पॉपुलराइज किए थे कौन, जीन पॉल सार्त्रे। हो गया। So these are the three main aspect of existentialism, because from these three aspect a lot of questions asked इन डिफरेंट एग्जामिनेशन। हो गया कि वो अंडर नहीं जा रहा है, डीप नहीं जा रहा है, वो ऊपर से ही पूछता है कि एग्जिस्टेंशियलिज्म जो टर्म है इसी को कौन कॉइन किया था। फादर तो जब आ रहे सोरेन कियरकेगार्ड सबको याद है, लेकिन जब कॉइन करने के बारे में पूछ ले रहा है तब हम लोग सोरेन कियरकेगार्ड मारकर चले जाते हैं, लेकिन इसी का जो आंसर है वो है गैब्रियल मार्शल। हो गया। कौन पॉपुलराइज किए थे, जो बहुत लोग पॉपुलराइज किए थे, लेकिन सबसे जो एक प्रोमिनेंट फिलोसोफर थे वो थे जीन पॉल सार्त्रे। नेक्स्ट ये एग्जिस्टेंशियलिज्म का जो कोर प्रिंसिपल है हमको थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। पहला वाला जो है वो है एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस, कि ये लोग बोलते हैं कि ये इंडिविजुअल फर्स्ट एग्जिस्ट देन डिफाइन देमसेल्व्स थ्रू देयर एक्शन, कि एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसोफर जो बोलते हैं कि पहले एक इंडिविजुअल क्या करता है, एग्जिस्ट करता है और उसके बाद वो खुद को क्या करता है, देमसेल्व्स डिफाइन करता है और उसका एग्जिस्टेंस हमको देखने के लिए मिलता है सोसाइटी में। दूसरा वाला जो प्रिंसिपल है वो है फ्रीडम एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि एग्जिस्टेंशियलिज्म बहुत ही ज़्यादा इसी के ऊपर एम्फसाइज करता है, फ्रीडम के ऊपर, रेस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर, ये ज़्यादातर क्या करता है कि एम्फसाइज करता है। नेक्स्ट और एक कॉन्सेप्ट है वो है अब्सर्डिटी। ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट इज अब्सर्डिटी, कि अब्सर्डिटी कौन सा फिलोसफी के साथ रिलेटेड है। तो अब्सर्डिटी का मतलब क्या है, लाइफ इज इनहेरिटेंटली मीनिंगलेस एंड इंडिविजुअल मस्ट क्रिएट देयर ओन मीनिंग, कि अब्सर्डिटी का मतलब ये है कि ये लाइफ जो है ये एक्चुअल्स में मीनिंगलेस है, लेकिन एक इंडिविजुअल्स जब वर्न कर रहा है वो खुद को क्या कर रहा है कि डिफाइन कर रहा है, उसका जो एसेंस है वो बना रहा है, उसको वो क्रिएट कर रहा है खुद का एक मीनिंग को, और इसी को ही क्या बोला जाता है कि अब्सर्डिटी बोला जाता है। ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है। नेक्स्ट एक कंसेप्ट है, क्या प्रिंसिपल है, वो है ऑथेंटिसिटी, जो कि किसी के ऊपर एम्फसाइज करता है, ये एग्जिस्टेंशियलिज्म किसी के ऊपर एम्फसाइज करता है, जेन्युइननेस, ऑथेंटिसिटी, इसी के ऊपर वो ट्रू वन सेल्फ और ट्रू सेल्फ, इसी के ऊपर ये ज़्यादातर एम्फसाइज करता है। तो ये जो एग्जिस्टेंस प्रीसीड एसेंस, फ्रीडम एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, absurdity, authenticity, these are the four main principle of existentialism। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें कुछ फेमस कोट जो कि बहुत बार पूछा गया है बहुत सारे एग्जाम में, तो इसी को याद करना बहुत ही जरूरी है। फर्स्ट जो आता है वो है जॉन पॉल सार्त्रे का एक मैन इज कंडेम्ड टू बी फ्री। ये भी पूछा गया है बहुत सारे एग्जाम में कि कौन ऐसे लिखे थे, तो ये जीन पॉल सार्त्रे जो थे वो बोल रहे थे कि ये मैन जो है उनको उसको फ्री कर देना चाहिए, कंडेम टू बी फ्री। ओके। नेक्स्ट एक कैमस भी एग्जिस्टेंशियलिज्म का एक बहुत बड़ा पॉपुलर फिलोसोफर थे। हो गया। वो बोले थे लाइफ इज नॉट ए प्रॉब्लम टू बी सॉल्व बट ए रियलिटी टू बी एक्सपीरियंस, कि ये लाइफ जो है कि ये एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नहीं है,
नॉट ए प्रॉब्लम टू बी सॉल्व, कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ये लाइफ नहीं है। ये क्या है कि ये रियलिटी जो है उसको एक्सपीरियंस करना ही क्या है कि लाइफ है। ये कौन बोल रहे थे कि हमारा जो अल्बर्ट कैमस जो थे वो बोल रहे थे। नेक्स्ट सर्टे का और एक स्टेटमेंट बहुत बार पूछा गया है बहुत सारे एग्जाम में, एग्जिस्टेंस प्रीसीड एसेंस। हु टोल्ड और हु सेड एग्जिस्टेंस प्रीसीड एसेंस, ये जो स्टेटमेंट है ये जीन पॉल सर्टे का था। इसी का और एक ऑपोजिट एक स्टेटमेंट है, एसेंस प्रीसीड एग्जिस्टेंस। ओके, एसेंस प्रीसीड एग्जिस्टेंस जो है वो आइडियलिस्टिक फिलोसोफर का एक स्टेटमेंट है और उसी को दिए थे कौन, प्लाटो। कौन, प्लाटो उसको दिए थे। हो गया, एसेंस प्रीसीड एग्जिस्टेंस। नेक्स्ट सोरेन कियरकेगार्ड का एक स्टेटमेंट है, फेथ इज द हाईएस्ट पैशन इन ए ह्यूमन बीइंग, कि ये फेथ जो है वो ह्यूमन बीइंग का एक बहुत ही हाईएस्ट फैशंस बोलकर सोरेन कियरकेगार्ड बोलते थे। नेक्स्ट जीन पॉल सर्टे का और एक स्टेटमेंट है, इट इज अप टू यू टू गिव लाइफ ए मीनिंग, कि ये लाइफ का मीनिंग और लाइफ क्या होगा कि वो कौन डिसाइड करेगा, वो दूसरा कोई डिसाइड करने वाला नहीं है। आपका जिंदगी कैसा होगा वो आपको ही डिसाइड करना है। और ये जो चीज है ये जीन पॉल सर्टे बोल रहे थे, इट इज अप टू यू टू गिव लाइफ ए मीनिंग। हो गया कि जो लाइफ आपका है उसको एक मीनिंग देना वो आपका ही ड्यूटी है। आप किस तरह से उसको मीनिंग दे सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और भी पूछा गया है, गॉड इज डेड। हो गया, ये कौन सा एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसोफर का स्टेटमेंट था, ये था फ्रेडरिच नीत्शे। हो गया, ये भी कुछ ये वाला स्टेटमेंट भी बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है, तो इसी को भी ध्यान से याद रखना चाहिए कि गॉड इज डेड, ये वाला स्टेटमेंट दिए थे फ्रेडरिच नीत्शे। हो गया, नेक्स्ट और एक स्टेटमेंट सर्टे का बहुत फेमस है, वो है फ्रीडम इज व्हाट यू डू विथ व्हाट इज बीन डन टू यू, कि ये फ्रीडम्स जो है ये क्या है, इज व्हाट यू डू विथ व्हाट हैव बीन डन टू यू, कि ये जो है ये क्या बोल रहा है, व्हाट यू टू डू विथ व्हाट हैज बीन डन, कि जो हो चुका है उसके बारे में क्या करना है। हो गया, नेक्स्ट जो है सोरेन कियरकेगार्ड का और एक स्टेटमेंट है, वो है लाइफ इज नॉट ए प्रॉब्लम टू बी सॉल्व बट ए रियलिटी। इसी को हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। हो गया कि देखिए ये कैमस और कियरकेगार्ड ये दोनों अलग अलग वे में इसी को डिफाइन किए थे, लेकिन अगर क्वेश्चन आ रहा है तो इसी का आंसर कैमस ही होगा, क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट को दोनों ही दिए थे, लेकिन शायद फर्स्ट टाइम कैमस ही दिए थे। नेक्स्ट, एंजाइटी इज द रिचनेस ऑफ फ्रीडम, ये कौन बोला था, ये सोरेन कियरकेगार्ड का एक स्टेटमेंट था। और मैन इज नथिंग एल्स बट व्हाट ही मेक्स ऑफ हिमसेल्फ, ये जीन पॉल सर्टे का एक स्टेटमेंट था। अगर हम लोग बुक्स एंड ऑथर को देखिए एग्जिस्टेंशियलिज्म में, तो जीन पॉल सर्टे जो थे वो एक बुक लिखे थे बीइंग एंड नथिंगनेस। ये वाला बुक को भी बहुत बार पूछा गया है, बीइंग एंड नथिंगनेस कौन सा एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसोफर और कौन एजुकेशनल फिलोसोफर इसको लिखे थे। फियर एंड ट्रेमलिंग सोरेन कियरकेगार्ड लिखे थे। बीइंग एंड नथिंगनेस को याद रखना चाहिए। हो गया, नेक्स्ट नौसिया, ये सर्टे लिखे थे। एग्जिस्टेंशियलिज्म्स इज ए ह्यूमनिज्म्स, ये भी सर्टे लिखे थे। आइदर और, हाँ ये वाला भी, ये वाला जो बुक है इसी को भी बहुत बार पूछा गया है कि ये आइदर और जो बुक है इसी को कौन लिखे थे, इसी को लिखे थे सोरेन कियरकेगार्ड। यहाँ दो बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो एक है बीइंग एंड नथिंगनेस, दूसरा वाला है आइदर और, कौन लिखे थे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आई हेट बुक्स दे टीच अस टू टॉक ऑफ व्हाट वी डू नॉट नो, हु हैज पास्ड सच ए स्टेटमेंट, कि ये स्टेटमेंट कौन दिए थे, कि देखिए कि मैं ये बुक जो है उसको हेट करता हूँ, किसके लिए, दे टीच अस टू टॉक ऑफ व्हाट वी डू नॉट नो, कि वो हम लोग को क्या पढ़ाते हैं, ये बुक क्या पढ़ाता है कि तब व्हाट वी डू नॉट नो, जो हमको पता नहीं है वो पढ़ाते हैं, इसके लिए मैं इसको क्या करता है, हेट करता हूँ। तो ये वाला स्टेटमेंट को कौन दिए थे, ऑप्शन है जॉन डेवी, रूसो, अरबिंदो, गांधी। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन
बी दैट इज रूसो इसको बोले थे। और रूसो आपको पता ही है कि फादर ऑफ नेचुरलिज्म, वो नेचर्स के ऊपर ज़्यादातर क्या कर रहे थे, एम्फासाइज कर रहे थे। इनका कुछ और स्टेटमेंट जो कि बहुत ही बार क्वेश्चन में पूछा गया है, वो फर्स्ट क्या है, एवरीथिंग इज गुड आज इट लीव द हैंड ऑफ द ऑथर ऑफ थिंग्स, एवरीथिंग डिजेनरेट इन द हैंड ऑफ मैन। ये वाला स्टेटमेंट को भी बहुत बार बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि ये एवरीथिंग इज गुड आज इट लिव्स इन द, कि जब हम लोग नेचर का हैंड में सब कुछ छोड़ देते हैं वो सब कुछ अच्छा ही रहता है, लेकिन जब हम एक ह्यूमन का हैंड में उसको दे देते हैं वो एकदम से डिजेनरेट हो जाता है, खराब हो जाता है। इसको कौन बोले थे, रूसो इसको बोले थे। नेक्स्ट और एक स्टेटमेंट है, वी नो नथिंग ऑफ चाइल्डहुड एंड with our mistaken notice the further we advance the further we go stray, कि ये वाला स्टेटमेंट को भी रूसो दिए थे। नेक्स्ट और एक स्टेटमेंट है, गॉड मेक्स ऑल थिंग गुड मैन मेडल्स विथ देम एंड दे बिकम इविल। ये वाला स्टेटमेंट को भी बहुत सेम मीनिंग है ये दोनों स्टेटमेंट का, लेकिन अलग अलग एग्जाम्स में इसी को पूछा गया है। हो गया, बट लेट मदर्स डिजाइन टू नर्स देयर चिल्ड्रन मोरल विल रिफॉर्म देमसेल्फ। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला स्टेटमेंट रिलेटेड भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएगा। और ये वाला स्टेटमेंट, ये नर्स, मदर और नर्स, ये जो टर्म है इसी को लेकर भी बहुत सारे बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ये बोलते थे बट लेट मदर डिजाइन टू नर्स देयर चिल्ड्रन मोरल विल रिफॉर्म्स देमसेल्फ। ये वाला स्टेटमेंट भी रूसो का ही था। The aim of education should be to teach us rather how to think than what to think। हो गया, ये वाला स्टेटमेंट को भी बहुत बार पूछा गया है, तो इसी को भी याद रखना चाहिए। ये किसका स्टेटमेंट था कि हमारा रूसो को था। लास्ट स्टेटमेंट जो मैं लेकर आया हूँ वो है, द आर्ट ऑफ टीचिंग इज द आर्ट ऑफ असिस्टिंग डिस्कवरी। ओके, दीज आर सम ऑफ द वेरी क्रूशियल statement given by Rousseau, and especially the first one, third one, and the fourth one, okay, and the fifth one. These are the some of the statement given by Rousseau which has potential to ask in different exams, because it already asked in different exams. So please remember this statement. Next, which of the following is the essence of existence according to existentialists? Option, unity with the ultimate reality, spiritual good and happiness, tension and contradiction, which conditions loneliness and anxiety, continuous growth and development। कि देखिए ये क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, which of the following is the essence of existence, कि existence का essence क्या है एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसोफर के हिसाब से। ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन जो है, यूनिटी विद द अल्टीमेट रियलिटी, वो अल्टीमेट रियलिटी के साथ यूनिटी होना। हो गया, ये इसका बारे में बोल रहा है। स्पिरिचुअल गुड एंड हैप्पीनेस, वो स्पिरिचुअली गुड और हैप्पी रहना। नेक्स्ट, टेंशन एंड कंट्राडिक्शन व्हिच कंडीशन लोनलीनेस एंड एंजाइटी, वो टेंशन एंड कंट्राडिक्शन जो कि लोनलीनेस और एंजाइटी के लिए वो रीजन है। और लास्ट जो है कंटिन्यूस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कि कंटिन्यूस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये एग्जिस्टेंस का कौन सा एसेंस है, एसेंस ऑफ एग्जिस्टेंस। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। देखिए अगर ये वाला स्टेटमेंट को देखिए, ये फर्स्ट ऑप्शन को देखिए, यूनिटी विद द अल्टीमेट रियलिटी, दिस इज द मेन एम ऑफ रियलिज्म्स। हो गया, आइडियलिज्म्स, क्योंकि ये अल्टीमेट रियलिटी के बारे में बोलता है। स्पिरिचुअल गुड के बारे में, स्पिरिट के बारे में एग्जिस्टेंशियलिज्म बोलता है, लेकिन स्पिरिचुअल गुड, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, इसके बारे में भी एग्जिस्टेंशियलिस्ट कभी नहीं बोलता। नेक्स्ट अगर देखिए, कंटिन्यूस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसी के बारे में भी नहीं बोला है, लेकिन अगर हम दिखे तो ये लोनलीनेस का बारे में बोला है, कि ये टेंशन एंड कॉन्ट्राडिक्शंस जो है वो ही ये लोनलीनेस और एंजाइटी का रीजन है। हो गया यार, ये जो है ये क्या करता है कि हमारा जो एग्जिस्टेंस है उसी का एसेंस को ये डेवलप करता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच टाइप ऑफ एनवायरनमेंट इज रिकमेंडेड बाय रिकंस्ट्रक्शनिज्म? ऑप्शन, डेमोक्रेटिक,
authoritative, dictatorships, and all of the above. Answer of this question is option A, that is democratic. कि देखिए कि ये रिकंस्ट्रक्शनिज्म्स जो है ये किस तरह का एक एनवायरनमेंट को ये रेकमेंड कर रहा था। पहले डेमोक्रेटिक, जहाँ की सबको इक्वालिटी, फ्रीडम हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी रहेगा। ऑथोरिटेटिव, जहाँ की क्या रहेगा कि एक ऑथोरिटी रहेगा, उसी के हिसाब से सब होगा। डिक्टेटरशिप, जो कि यहाँ भी एक ही आदमी रहेगा और उसका जो मर्जी, उसका जो मन के, उसका जो इंटरेस्ट है, उसके हिसाब से वो काम करवाएगा, हो गया। लेकिन ये रिकंस्ट्रक्शनिज्म हर वक्त क्या कर रहा था कि ये डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट के बारे में बोल रहा था, हो गया, डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट के बारे में ये बोल रहा था। Which of the following aspect is emphasized by reconstructionism in preparing student? कि अगर ये क्वेश्चन को देखिए कि कौन सा एस्पेक्ट के ऊपर रिकंस्ट्रक्शनिज्म एम्फासाइज कर रहा था स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए। ऑप्शन प्रोमोटिंग रीजनिंग, कि स्टूडेंट्स के अंदर रीजनिंग को प्रमोट कर रहा था। स्टडी ऑफ ग्रेट बुक, वो स्टूडेंट्स लोगों को प्रिपेयर करने के लिए ग्रेट बुक को पढ़ाने के बारे में बोल रहा था। सोशल रिवोल्यूशंस के बारे में बोल रहा था। नो वैल्यू इन एग्जिस्टेंस, और एग्जिस्टेंस में कोई वैल्यू के बारे में वैल्यू नहीं रहना चाहिए, ऐसे बोल रहा था। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज सोशल रिवोल्यूशन। क्या सोशल रिवोल्यूशंस के लिए ही ये स्टूडेंट्स लोगों को प्रिपेयर करना चाहिए, ये एम्फासाइज कर रहा था कौन? रिकंस्ट्रक्शनिज्म और रिकंस्ट्रक्शनिस्ट फिलोसोफर। अगर हम लोग रिकंस्ट्रक्शनिज्म को देखें तो इसी का जो मेन प्रिंसिपल है वो तीन हमको देखने के लिए मिलता है। एक तो सोशल चेंज, दूसरा वाला है क्रिटिकल एग्जामिनेशन, तीसरा वाला है एम्पावरमेंट। ओके, कि ये ज़्यादातर एम्फासाइज कर रहा था सोशल में, सोसाइटी में कुछ चेंजेस लाने के लिए, सोसाइटी में कुछ रेवोल्यूशंस लाने के लिए, और जो सोसाइटी में जो इनजस्टिस है, इनइक्वालिटीज जो है, हो गया, उसको रेक्टिफाई करने के ऊपर ये एम्फासाइज कर रहा था। और ये एम्फासाइज कर रहा था क्रिटिकल एग्जामिनेशंस के ऊपर, कि जो सोसाइटी में जो नॉर्म्स वैल्यू है, हो गया, वो उसी के ऊपर ही ज़्यादातर क्रिटिकली एग्जामिन कर रहा था। और उसके साथ साथ वो जो एक्सेप्टेड प्रैक्टिसेस जो कंटिन्यू है, उसी के ऊपर क्वेश्चन रेज कर रहा था। और ये एम्पावरमेंट्स के बारे में बोल रहा था कि जो सोशल चेंजेस के लिए जो लोग, जो फैक्टर है, उसका जो एम्पावरमेंट कैसे हो पाएगा, उसी के ऊपर ही ध्यान दे रहा था। हो गया। ये रिकंस्ट्रक्शनिज्म का भी कुछ स्टेटमेंट है जो कि बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट जो है जर्ज काउंट का एक है, और ये बोले थे डेयर द स्कूल इज बिल्ड ए न्यू सोशल ऑर्डर। हो गया, ये कौन बोला था? ये जर्ज काउंट, इसका जर्ज काउंट का ये स्टेटमेंट था। एजुकेशन हैज टू मेजर रोल, टू ट्रांसमिट कल्चर एंड टू मॉडिफाई कल्चर। इसी को वो भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसी को दिए थे कौन? थियोडोर ब्रेमेल्ट। हो गया, ब्रेमेल्ट इसी को बोले थे कि ये एजुकेशन जो है, इसी का दो मेजर रोल देखने के लिए मिलता है। एक तो कल्चर को ट्रांसमिट करना, दूसरा है क्या कि कल्चर को मॉडिफाई करना। ठीक है, से पॉल फ्योरे भी एक रिकंस्ट्रक्शनिस्ट थे, और उनका एक स्टेटमेंट बहुत ही फेमस है। द ऑप्रेस्ड इंस्टेड ऑफ स्ट्रीविंग फॉर लिबरेशन ट्रेंड देमसेल्फ टू बिकम्स ऑपरेशन। हो गया, ये कौन बोले थे? पॉल फ्योरे बोले थे। द टीचर एज वर्ल्ड सिटीजन, दिस इज अनदर वेरी सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट गिवन बाय ब्रेमेल्ट, और इसी को भी बहुत बार क्वेश्चन पे पूछा गया है। द टीचर एज वर्ल्ड सिटीजन। हो गया, ये टीचर्स जो है ये एक वर्ल्ड सिटीजन ये मान रहे थे। जॉन ड्यूई भी एक तरह से रिकंस्ट्रक्शनिस्ट फिलोसोफर थे। हो गया, ये इनका एक स्टेटमेंट था जो कि रिकंस्ट्रक्शनिज्म में बहुत फेमस था। वो है पर्सनैलिटी मस्ट बी एजुकेटेड एंड पर्सनैलिटी कैन नॉट बी एजुकेटेड बाय कन्फाइनिंग इट्स ऑपरेशन ऑफ टू टेक्निकल एंड स्पेशलाइज्ड थिंग। हो गया, इसका ये जॉन ड्यूई का एक स्टेटमेंट था। और एक स्टेटमेंट जॉन ड्यूई का, एजुकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ लिविंग एंड नॉट ए प्रिपरेशन फॉर फ्यूचर लिविंग। कि ये जो स्टेटमेंट है ये जॉन ड्यूई का था, और ये स्टेटमेंट रिकंस्ट्रक्शनिज्म के साथ एसोसिएटेड था कि एजुकेशन जो है ये एक तरह का प्रोसेस ऑफ लिविंग, कि ये लिविंग का एक प्रोसेस है, ना कि फ्यूचर्स में हम लोग कैसे लिव करें उसका एक प्रिपरेशन है। ओके, ये नहीं है, अभी ये प्रेजेंट में जो चल रहा है, लिविंग कर रहा है, उसी का एक प्रोसेस है। हो गया, और एक लूथर मार्टिन जो थे, मार्टिन लूथर जी थे, वो भी एक रिकंस्ट्रक्शनिस्ट थे। उनका एक स्टेटमेंट था, द फंक्शन ऑफ एजुकेशन इज टू टीच वन
टू थिंक इंटेंसिवली एंड टू थिंक क्रिटिकली। ओके, कि इंटेंसिवली थिंक करना और क्रिटिकली थिंक करने के बारे में मार्टिन लूथर बोल रहे थे। ओके, कुछ बुक जो कि एग्जाम्स में पूछा गया है रिकंस्ट्रक्शनिज्म से रिलेटेड, वो कौन सा है? जॉर्ज कर्न का ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये स्टेटमेंट भी था, डेयर द स्कूल बिल्ड ए न्यू सोशल ऑर्डर। हो गया, ये किसका स्टेटमेंट था? ये जॉर्ज कर्न का था और ये एक बुक भी है, ये एक बुक का नाम है। हो गया, ब्रेमेल्ट को दिखे तो एजुकेशन आज पावर नाम का एक बुक लिखे थे। पेडागोगी ऑफ ऑप्रेस्ड, इसी को बहुत बार पूछा गया है अलग अलग वे से, जो कि पॉल फ्योरे का एक बुक है। टीचर्स आज इंटेलेक्चुअल टुवर्ड्स ए क्रिटिकल पेडागोगी ऑफ लर्निंग, जो कि हेनरी गिरक्स का एक था। इसको ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये एक फेमस बुक है रिकंस्ट्रक्शनिज्म के अंदर। कल्चरल्स फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, ये भी बहुत ही एक इम्पोर्टेंट बुक है। रिकंस्ट्रक्शन इन फिलोसफी, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला बुक को फिलोसॉफिकल क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है। ओके, और डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, ये तो आया ही आया है बहुत बार एग्जाम में। तो यहाँ से जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो एक तरह का सोशल चेंज, क्रिटिकल एग्जामिनेशन, एम्पावरमेंट। हो गया, जॉर्ज कर्न का जो ये डेयर द स्कूल बिल्ड ए न्यू सोशल ऑर्डर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, और ये जो लास्ट में जो है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, ये वाला बुक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ पेरेनियलिज्म? ऑप्शन अरिस्टोटल, थॉमस अकिन, जैक्स मार्टिन, विलियम्स कैंडक्स बगले। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज जैकब मार्टिन। ओके, ये थॉमस सी, देखिए कि ये जो आंसर है जैकब मार्टिन, यहाँ ये एसएसपी दिया हुआ है, लेकिन बहुत सारे बुक जो है वहाँ अगर आप देखेंगे तो ये थॉमस अकिन को क्या है कि पेरिनियलिज्म का फादर का जैसे एड्रेस किया गया है। ओके, ये डिपेंड करता है कि कौन सा बोर्ड कैसे दे रहा है। ओके, और ये जो थे इनका एक काम था वो है डी मैजिस्ट्रो, ये बहुत ही फेमस है, बहुत बार क्वेश्चन में बहुत सारे तरीके से इसको पूछा गया है। डी मैजिस्ट्रो, इसको कौन लिखे थे? ये थॉमस अकिन का ही ये एक बुक था। ओके, अगर हम लोग देखिए प्रिंसिपल ऑफ पेरिनियलिज्म, तो यहाँ तीन चीज हमको देखने के लिए मिलता है। एवरलास्टिंग आइडिया, आपको पता ही है ये पेरिनियलिज्म जो वर्ड है, टर्म है, इसी का मीनिंग ही एवरलास्टिंग है। हो गया, ये पेरिनियल वर्ड से आया है और जिसका मीनिंग ही एवरलास्टिंग है। तो इसीलिए ये क्या करता है कि जो एवरलास्टिंग आइडिया के बारे में बात करता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ का बारे में बोलता है, यूनिवर्सल आइडियाज के बारे में बोलता है, और जिसी को कि पढ़ाया जाना चाहिए ये बोलता है। नेक्स्ट, ह्यूमन सेंटर्ड करिकुलम, और उसके साथ साथ ये हर वक्त ह्यूमन जो है उसी को सेंटर में रखता है, और उसी को सेंटर में रखकर ही करिकुलम से बनाया जाना चाहिए, पढ़ाया जाना चाहिए, ऐसे ये बात करता है। अगर ग्रेट बुक, ये भी एक पेरिनियलिज्म का एक प्रिंसिपल है, क्योंकि जो पेरिनियलिज्म जो है ये बोलता है कि जो ग्रेट बुक है वो सारे के सारे को हमको करिकुलम्स में इंक्लूड करना चाहिए, ताकि वहाँ से स्टूडेंट्स लोग क्या जान सके कि हिस्ट्री के बारे में जान सके, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल एनालिसिस, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट वो लोगों का हो सके। ओके, ठीक ऐसे ये पेरिनियलिज्म का भी कुछ बुक जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, वो तो फर्स्ट डे मैजिस्ट्रो जो कि थॉमस अकिन का था, इनको एक फादर भी बोला गया है। 2024 में अगर आप उसका क्वेश्चन पेपर को देखिए तो थॉमस अकिन को उसका जो फादर दिया गया है। ओके, लेकिन वहाँ जो ये मार्टिन्स का जो ऑप्शन नहीं था, लेकिन इस पर ये थॉमस अकिन्स को इसको दिया गया है। द ग्रेट बुक ये एडलर का है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है। द ग्रेट बुक इसको एडलर लिखे थे, लेकिन द मैजिस्ट्रो इसको अकिन्स लिखे थे, और द पेरिनियल फिलोसफी इसको हकले लिखे थे, और एजुकेशन एंड द गुड लाइफ इसको हटचिन लिखे थे। यहाँ से ये चारों से चारों बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। हो गया, डी मैजिस्ट्रो अकिन का, द ग्रेट बुक एडलर का, पेरिनियल फिलोसफी हक्सले का, और जो एजुकेशन एंड गुड लाइफ ये हटचिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ पेरिनियलिज्म? ऑप्शन, इट प्रोमोट्स ह्यूमन as rational rather than emotional being. Same education for all students due to consistency of human's nature. It fosters individualism, progress, change and support curriculum for personal needs and experience.
इट फोकसेस ऑन टीचिंग ऑफ एवरग्रीन आइडिया एंड यूनिवर्सल ट्रूथ। कि देखिए ये जो कुछ फीचर है इनमें से पेरिनियलिज्म का कौन सा एक फीचर नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या बोलता है कि इट प्रोमोट ह्यूमन एज रेशनल रेदर इमोशनल। कि ये ह्यूमन जो है ये एक तरह का रेशनल बीइंग है रेदर देन इमोशनल बीइंग। हो गया, ये इमोशनल बीइंग नहीं होकर एक क्या है, एक तरह का रेशनल बीइंग है। ये पेरिनियलिज्म का एक है फीचर या नहीं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है सेम एजुकेशन। कि ये सेम एजुकेशन सारे के सारे स्टूडेंट को प्रोवाइड करना चाहिए, क्योंकि ये ह्यूमन का जो नेचर है वो कांस्टेंट है, वो सभी में सेम है, इसलिए ये सेम एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए। नेक्स्ट, इट फोस्टर इंडिविजुअलिज्म। ये इंडिविजुअलिज्म, प्रोग्रेस, इंडिविजुअल प्रोग्रेस, चेंज, सपोर्ट ऑफ करिकुलम, इसका बारे में बोलता है। नेक्स्ट, इट फोकस टीचिंग ऑफ एवरग्रीन आइडिया। कि ये एवरग्रीन गाइड आइडिया मतलब पेरिनियल एवरलास्टिंग आइडिया और यूनिवर्सल ट्रूथ के ऊपर फोकस करता है। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज इट फोस्टर इंडिविजुअलिज्म, प्रोग्रेस, चेंज एंड सपोर्ट curriculum for personal needs and experience is not a feature of perennialism। हो गया, इसी को छोड़कर जो ये क्या मानता है कि ह्यूमंस को एक रेशनल बीइंग मानता है रेदर देन इमोशनल बीइंग। और उसके साथ साथ ये जो ह्यूमंस नेचर कांस्टेंट है, इसीलिए सारे के सारे सब स्टूडेंट को सेम एजुकेशन प्रोवाइड करने के बारे में बोलता है। ओके, और उसके साथ साथ ये एवरग्रीन आइडिया, यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल वैल्यूज के बारे में बात करता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एप्लीकेबल टू औरोबिंदो सिस्टम ऑफ एजुकेशन। कि इनमें से जो दिया गया है कौन सा स्टेटमेंट औरोबिंदो सिस्टम ऑफ एजुकेशन के लिए सही नहीं है और एप्लीकेबल नहीं है। ऑप्शन, ए टीचर शुड बी ए फिलोसोफर एंड गाइड। कि ये टीचर क्या होना चाहिए, एक फिलोसोफर होना चाहिए, एक गाइड होना चाहिए। ए टीचर शुड बी एन इंटीग्रल जोगी। कि एक टीचर इंटीग्रल जोगी होना चाहिए। हो गया, इंटेलेक्चुअल एक्सेलेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन ए टीचर। कि ये इंटेलेक्चुअल एक्सेलेंस जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग किसी का एस्पेक्ट, किसी का एक टीचर का। ए टीचर शुड हैव एन इंटीग्रल पर्सनालिटी। और एक टीचर का क्या होना चाहिए, एक इंटीग्रल पर्सनालिटी होना चाहिए। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज इंटेलेक्चुअल एक्सेलेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन ए टीचर। दिस इज नॉट a statement, or this is a statement which is not aligned with the uh, statement of Aurobindo's education system। हो गया, और अरविंदो सिस्टम ऑफ एजुकेशन। कि ये एक तरह का स्टेटमेंट है जो कि अरविंदो एजुकेशनल फिलोसफी के साथ अलाइन नहीं कर रहा है, क्योंकि ये इंटेलेक्चुअल एक्सेलेंस के बारे में बात कर रहा है। लेकिन एक अरविंदो क्या बोलते हैं कि जो टीचर जो है एक तरह का फिलोसफी होना चाहिए, एक गाइड होना चाहिए। हो गया, और ये टीचर्स जो है एक इंटीग्रल जोगी होना चाहिए, और उसके साथ साथ उसका जो पर्सनालिटी है वो इंटीग्रल होना चाहिए। हो गया, so these are the some of famous quote of Aurobindo, जिसको कि बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो देखते हैं, ट्रू नॉलेज इज नॉट अटेंड बाय थिंकिंग, इट इज व्हाट यू आर, इट इज व्हाट यू बिकम। हो गया, कि ट्रू एजुकेशन जो है ये क्या है, इट्स नॉट अटेंड बाय थिंकिंग। इसी को थिंक करके हम लोग सोच कर इसी को अटेंड नहीं कर सकते। इट इज व्हाट यू आर, ये क्या है, आप जो है वो ये है, ये ट्रू नॉलेज है। इट इज यू बिकम, कि जो आप हैं, जो हम हैं, ये क्या है, ट्रू नॉलेज है। नेक्स्ट ये बोलते हैं, द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ ट्रू टीचिंग इज दैट नथिंग कैन बी टॉट। ये वाला जो स्टेटमेंट है बहुत बार एग्जाम में आर्ज किया गया है। तो ये जो ट्रू टीचिंग का जो फर्स्ट प्रिंसिपल है वो कौन सा है, नथिंग कैन बी टॉट। हो गया, कुछ भी हमको कुछ भी पढ़ाया नहीं जा सकता, इसी को अरविंदो बोलते थे। नेक्स्ट, यू बाय योर स्टम्बलिंग द वर्ल्ड परफेक्टेड, ये भी अरविंदो का एक स्टेटमेंट था। ए टीचर शुड बी लाइक टर्च लाइट। हो गया, टर्च बियरर, ये वाला स्टेटमेंट को भी बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये टीचर कैसा होना चाहिए, एक टर्च बियरर का जैसे होना चाहिए। ये भी अरविंदो का एक स्टेटमेंट है। व्हाट मैन कॉल नॉलेज इज द रीजन एक्सेप्टेंस of false appearance, wisdom looks behind the veil and see। This is also a statement of Sri Aurobindo। The business of both parent and teacher is to enable and to help the child to educate himself।
This is also very significant statement given by Aurobindo. Another one is the aim of education is to build a harmonious personality. Yes, this statement also asked several time in different exam. हारमोनियस पर्सनालिटी, ओके, ये स्टेटमेंट को तो डायरेक्ट पूछा गया है, लेकिन यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन भी बना है। और ये जो टर्मिनोलॉजी है हारमोनियस पर्सनालिटी, इसी को देखकर आप जो क्वेश्चंस का जो आंसर है उसी को आप क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, पीस इज द फर्स्ट कंडीशन विदाउट व्हिच नथिंग एल्स कैन बी स्टेबल, कि ये वाला स्टेटमेंट भी एक अरविंदो का स्टेटमेंट है। द सोल इन मैन इज ग्रेटर देन हिज फैट, ये भी अरविंदो का एक स्टेटमेंट है। द एजुकेशन ऑफ ए ह्यूमन बींग शुड बिगिन एट बर्थ एंड कंटिन्यूस थ्रू आउट द लाइफ, ये एक जनरल स्टेटमेंट है, बट इसी को भी बोल रहे थे कौन, अरविंदो। Next question, literacy is neither the beginning nor the end of education. Who of the following philosopher has passed such a statement? कि ये लिटरेसी जो है ये एजुकेशन का बिगिनिंग नहीं है, ना कि ये एजुकेशन का एंड है। ओके, तो ये वाला जो स्टेटमेंट है इसी को कौन दिए थे? ऑप्शन महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, श्री अरविंदो एंड स्वामी विवेकानंद। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन आप लोगों को सबको पता ही है कि महात्मा गांधी जो है ये वाला स्टेटमेंट दी थी। और इनका भी हम लोग कुछ और जो स्टेटमेंट जो कि एग्जाम्स में हर वक्त आ रहा है उसको हम लोग देख लेते हैं। जो फर्स्ट है वो है लिव आज इफ यू वेयर टू डे टुमारो, लर्न इफ यू वेयर टू लिव फॉरएवर। हो गया, ये जो स्टेटमेंट ये महात्मा गांधी का था। ये दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है। लिटरेसी इन इटसेल्फ इज नो एजुकेशन, लिटरेसी इज नॉट द एंड ऑफ एजुकेशन और इवन द बिगिनिंग। बाय एजुकेशन आई मीन an all-round bring out of the best in the child and man, body, mind and spirit. This is the complete definition of education or literacy अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी। और ये जो स्टेटमेंट है इसी को तोड़ मरोड़ कर बहुत बार पूछा जाता है। कभी लिटरेसी इन इटसेल्फ इज नो एजुकेशन, इसको सिर्फ कहाँ कोट कर देते हैं और पूछता है कि ये वाला स्टेटमेंट को कौन बोला था। हो गया, कहाँ कहाँ कंप्लीट स्टेटमेंट देखने के लिए मिलता है और कहाँ कहाँ ये जो मिडिल पार्ट है, लिटरेसी इज नॉट द एंड ऑफ एजुकेशन और इवन द बिगिनिंग, ये कौन स्टेटमेंट दिए थे। ओके, ऐसे पूछा जाता है क्योंकि ये बहुत एक important statement given by M.K. Gandhi. Next, education should be so revolutionized out of the best, revolutionized as to answer the want of the poorest villager instead of answering those of an empirical explorer. Okay, इसको भी महात्मा गांधी बोलते हैं। The aim of university education should to be turn out true servant of the people who will live and die for the country freedom. This is also another very significant statement given by Mahatma Gandhi. Okay, true education must correspond to the surrounding circumstances or it is not a healthy growth. ये वाला स्टेटमेंट को भी क्वेश्चन में पूछा गया है, इसलिए इसको भी थोड़ा ध्यान से देखना। नेक्स्ट, an education which does not teach us to discriminate between good and bad, to assimilate the one and eschew the other is a misnomer. ओके, ये वाला स्टेटमेंट भी एम के गांधी का है। और जो लास्ट स्टेटमेंट जो लेकर आया हूं वो कौन सा है? व्हाट इज रियली नीडेड टू मेक डेमोक्रेसी फंक्शन इज नॉट नॉलेज ऑफ फैक्ट but right education. So these are some of the statement given by महात्मा गांधी जो कि बहुत बार अलग अलग एग्जाम्स में पूछा जा रहा है। बट इन सबसे जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो सेकंड स्टेटमेंट गिवन बाय एम के गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑफ द फॉलोइंग हैज स्टेटेड दैट नथिंग कैन बी टच? ओके, थोड़ा से पहले हम इसको डिस्कशन कर चुके हैं। ऑप्शन देखिए, महात्मा गांधी, अरविंदो, जॉन ड्यूवे, रूसो। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑब्वियसली श्री अरविंदो। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज कॉल्ड द एनसाइक्लोपीडिया ऑफ बुद्धिज्म? बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो दिया गया है इनमें से कौन सा बुक को बुद्धिज्म का एनसाइक्लोपीडिया बोला जाता है? अभिधान पिटक, बुद्ध चरितम, मिलिंद
पान्हो अभिधामक अभिधाम कोसम। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, दैट इज अभिधाम कोसम। ओके, इसको याद रखना चाहिए। अभिधाम कोसम जो है इसको क्या बोला जाता है कि बुद्धिज्म्स का एनसाइक्लोपीडिया माना जाता है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट इज कॉल्ड द गीता ऑफ बुद्धिज्म। ये भी बहुत ही एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये दिया गया जो टेक्स्ट, इनमें से कौन सा टेक्स्ट को गीता ऑफ बुद्धिज्म माना जाता है। ऑप्शन धम्मपद, थेराघात, अभिधाम पिटक, मिलिंद पान्हो। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दैट इज धम्मपद। ओके, ये धम्मपद जो है ये वाला टेक्स्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, गीता ऑफ बुद्धिज्म मानते हैं। नेक्स्ट, which of the following names was not the name of महावीर स्वामी। कि ये महावीर का इनमें से जो दिया गया है इनमें से कौन सा नेम नहीं है। ऑप्शन जितेंद्रिय, तीर्थंकर, सिद्धार्थ और निग्रंथ। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज सिद्धार्थ। सिद्धार्थ वाज द चाइल्डहुड नेम ऑफ व्हाट? सिद्धार्थ, आई थिंक his son's name is सिद्धार्थ। और नो गौतम बुद्ध को सिद्धार्थ माना जा रहा था बच्चे के दिन में। नेक्स्ट, हु एमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट फाउंडर ऑफ जैनिज्म। ऑप्शन ऋषपदेव, आदित्यनाथ, महावीर स्वामी एंड संभनाथ। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दैट इज ऋषभनाथ। ओके, ये थे फर्स्ट जो फाउंडर जैनिज्म। और 23rd का थे कौन? पार्श्वनाथ। और 24 में आते थे महावीर। ओके, इसको याद रखना है क्योंकि ये तीनों से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट थे कि ऋषभनाथ, ऋषभदेव, और 23 थे पार्श्वनाथ, और जो 24th थे वो है हमारा महावीर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एकल्चरेशन इज द प्रोसेस ऑफ। एकल्चरेशन की एक प्रोसेस है। ऑप्शन डेवलपिंग क्वालिटीज अफेक्टिंग द कल्चर ऑफ ए नेशन। कि एक तरह का डेवलपिंग क्वालिटीज है जो कि एक कंट्री का जो कल्चर है उसी को अफेक्ट करता है। और एकल्चरलाइजेशन जो है ये क्या है? एक्सेप्टिंग द मोटिवेशन रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल कल्चर। कि एक नेशनल कल्चर को डेवलप करने के लिए जो मोटिवेशन चाहिए वो है एकल्चरलाइजेशन। Acquiring and adopting others' cultural traits, values and beliefs through continuous contact and interaction। कि continuous contact और interactions के कारण जो हम लोग जो अलग कल्चर का जो ट्रेट, वैल्यूज और बिलीफ को हम लोग एडॉप्ट कर रहे हैं, हमारा खुद का कल्चर में एक्वायर कर रहे हैं, उसी को हम लोग एकल्चरेशन बोलते हैं। और लास्ट ऑप्शन जो है, फॉलोइंग द लेटेस्ट ट्रेंड एंड ऑफ ए कल्चर अपोज टू ट्रेडिशन। कि जो लेटेस्ट ट्रेंड जो है उसको फॉलो करना और जो ट्रेडिशनल जो ट्रेंड है उसी को रिजेक्ट करना। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज एकल्चरेशन। का मतलब क्या है कि कंटिन्यूसली कोई दूसरा जो कल्चर है उसी के साथ कांटेक्ट में आकर या उसी से इंटरेक्शंस करके जब हम लोग हमारा कल्चरल ट्रेड और वो जो दूसरा कल्चर का जो कल्चरल वैल्यूज बिलीव उसी को जब हमारा कल्चर में उसको एडॉप्ट कर रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं, तो उसी को हम लोग एकल्चरेशन बोलते हैं। सी दिस इज द टू वेरी सिग्निफिकेंट कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी। फर्स्ट वन इज एकल्चरेशन एंड सेकंड वन इज एनकल्चरेशन। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ये दोनों से क्वेश्चन। तो देखिए एकल्चरेशन जो होता है कि ये एक तरह का जो कॉन्सेप्ट जहाँ की हम लोग क्या करते हैं कि जो अदर कल्चर जो रहता है, कि अदर कल्चर का जो ट्रेड रहता है, हो गया, जो उसमें जो अच्छा ही रहता है, अच्छा चीज जो रहता है, हो गया, उसी के साथ इंटरेक्ट करके उसी को हम लोग क्या करते हैं कि हमारा खुद का कल्चर में उसको एडॉप्ट कर लेते हैं, तो इसी को हम लोग एकल्चरेशंस बोलते हैं। लेकिन जब हम लोग इंटरनलाइज करते हैं और हमारा खुद का जो कल्चर है, जो नॉर्म्स है, वैल्यूज है, हो गया, तो उसी में जब कुछ चेंजेस लाते हैं तब उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं कि एनकल्चरेशंस बोलते हैं। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया जाता है कि एकल्चरेशंस जो है वो किसी के साथ रिलेटेड है, वो एसिमिलेशंस के साथ रिलेटेड है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस कॉन्स्टिट्यूट सोशल चेंजेस, इनमें से जो दिया गया है कौन सा चेंजेस को सोशल चेंजेस क्या करता है, लाइन करता है। ऑप्शन, एक्सपेंशन इन टेक्नोलॉजी, चेंज इन आइडियोलॉजी एंड वैल्यूज, change in institutional structure and function, all of the above. Answer of this question is obviously all of the above, that is option D. Next, which of the following is not the characteristic of modernization? Option, it develops technology, infrastructure and culture of a society. It is a process of social change based on scientific approach. It is the adoption of the practices of the culture of European countries. It focuses on overall development and transformation of traditional societies into modern one. कि देखिए क्या पूछा गया है, यह नॉट, ये वाला वर्ड को आपको ज़्यादातर एम्फसाइज करना चाहिए कि मॉडर्नाइजेशन का कौन सा एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। हो गया कि देखिए फर्स्ट क्या बोल रहा है, इट डेवलप टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कल्चर ऑफ ए सोसाइटी, कि ये मॉडर्नाइजेशन जो है वो टेक्नोलॉजी को डेवलप करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करता है और एक कल्चर को भी डेवलप करता है। दूसरा वाला ऑप्शन क्या है कि ये मॉडर्नाइजेशन जो है ये एक तरह का प्रोसेस है जहाँ की क्या होता है, सोशल चेंज होता है एक साइंटिफिक अप्रोच के तहत। नेक्स्ट जो ऑप्शन है, इट इज द एडॉप्शन ऑफ प्रैक्टिसेस ऑफ कल्चर एंड यूरोपियन, कि जब हम लोग यूरोपियंस कल्चर कंट्रीज का जो कल्चर को एडॉप्ट कर रहे हैं तो इसको हम लोग को मॉडर्नाइजेशन बोल रहे हैं। और लास्ट ऑप्शन जो है ये फोकस करता है किसके ऊपर, कि ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी के बारे में बोलता है। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज इट इज द एडॉप्शन ऑफ प्रैक्टिसेस ऑफ द कल्चर ऑफ यूरोपियन कंट्रीज, कि ये एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है कि जब हम लोग यूरोपियंस कंट्रीज का जो कल्चर है, उस कल्चरल प्रैक्टिस है, उसी को जब एडॉप्ट कर रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं कि संस्कृताइजेशन। ओके, और वेस्टर्नाइजेशन उसको हम लोग बोलते हैं, वेस्टर्नाइजेशन हम लोग उसी को बोलते हैं, संस्कृताइजेशन नहीं बोलते हैं, वेस्टर्नाइजेशन उसको हम लोग बोलते हैं। लेकिन इसी को छोड़कर और जो तीन है कि ये मॉडर्नाइजेशन का एक तरह से कैरेक्टरिस्टिक है कि मॉडर्नाइजेशन जो है वो टेक्नोलॉजी के ऊपर एम्फसाइज करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर एम्फसाइज करता है, सोशल कल्चरल डेवलपमेंट के ऊपर एम्फसाइज करता है, और ये एक तरह का सोशल चेंज का प्रोसेस है जो कि एक साइंटिफिक वे में दिखने के लिए हमको सोसाइटी में मिलता है। और एक ऑप्शन जो है, और ये सोसाइटी का जो ओवरऑल डेवलपमेंट है और ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो पाएगा सोसाइटी का एक ट्रेडिशनल सोसाइटी से मॉडर्न सोसाइटी को, उसी के ऊपर ज़्यादा एम्फसाइज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोमोट एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ weaker section of people and protect them from social injustice एंड एक्सप्लोटेशन, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल जो एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वीकर सेक्शंस पीपल का, उसी को प्रोटेक्ट करता है। ऑप्शन, आर्टिकल 332, आर्टिकल 23, आर्टिकल 46, आर्टिकल 341। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज आर्टिकल 46, जो कि DPSP में है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ टेस्ट पॉलिसी। पहले जब हमारा इंडिपेंडेंस हुआ इंडिया, जब फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था, तब एजुकेशन को कहाँ रखा गया था, DPSP में रखा गया था। लेकिन आप लोग को पता ही है 86 अमेंडमेंट्स में क्या किया कि ये जो एजुकेशन है, ये एजुकेशन को आर्टिकल 21A और 1 के तहत क्या कर दिया गया, एक एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दिया। ओके, नेक्स्ट जो है कि फ्रॉम जीन पियाजेज पॉइंट ऑफ व्यू, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यू इंफॉर्मेशन इनटू एन एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड, कि जीन पियाजे के हिसाब से जब कोई और हम जब क्या कर रहे हैं कि टेकिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एन एग्जिस्टिंग बॉडी, कि जब कुछ नया इन्फॉर्मेशन को हम लोग लेकर आ रहे हैं एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज को, तो उसी को हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एसिमिलेशन, सोशलाइजेशन, एकोमोडेशन। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज एसिमिलेशन, कि जब हम लोग कोई भी चीज फर्स्ट टाइम से लेकर आ रहे हैं, हो गया, तो उसको हम लोग एसिमिलेशन बाद में हम लोग समझने वाले हैं। सी, दिस इज द ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ पियाजेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट।
कि ये जो तीन कंसेप्ट है, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, इक्विलिब्रियम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। एसिमिलेशन मतलब एक तरह का प्रोसेस है जहाँ कि हम क्या कर रहे हैं कि नया इंफॉर्मेशन को जो एग्जिस्टिंग स्कीमा है, ओके, एग्जिस्टिंग स्कीमा जो है, स्कीमा का मतलब क्या है, ब्लॉक ऑफ नॉलेज, ओके, तो उसी के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं विदाउट चेंजिंग देम, कि हम लोग वो एग्जिस्टिंग स्कीमा में कुछ चेंजेस नहीं ले रहे हैं, सिर्फ जो नया इंफॉर्मेशन है उसी को क्या कर रहे हैं कि हम लोग लेकर आ रहे हैं, हो गया। लेकिन हमारा जो पुराना जो चेंज स्कीमा है उसमें कोई चेंजेस नहीं ले रहा है। जब एग्जाम्पल अगर हम देखिए, ए चाइल्ड लर्न्स द वर्ड डक एंड एप्लाइज इट टू ऑल फोर लेग्ड एनिमल, कि एक बच्चा को जब हम लोग डक का बारे में पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहा है कि वो जो फोर लेग्ड एनिमल जब हम लोग बोल रहे हैं, वो सारे के सारे फोर लेग एनिमल को बच्चा क्या मान रहा है कि वो डक मान रहा है, ओके, और वो फिट करना चाहता है कि जिसका चार लेग है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डक ही बोलेंगे, ओके। यहाँ जो नया इंफॉर्मेशन लिया जा रहा है तो इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं कि एसिमिलेशन बोलेंगे। लेकिन एकोमोडेशन जो है ये एक तरह का प्रोसेस है जहाँ कि हम लोग क्या कर रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग स्कीमा है वो एग्जिस्टिंग स्कीमा में हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं, क्रिएटिंग न्यू वन टू इनकॉर्पोरेट न्यू इन्फॉर्मेशन, हो गया, कुछ नया स्कीमा बना रहे हैं या कुछ मॉडिफिकेशन ला रहे हैं। कि वही सेम चाइल्ड जब एक कैट को दिख रहा है और वो जब रियलाइज कर रहा है कि ये दोनों अलग अलग है और ये डक है और ये कैट है, जब ये कर पा रहा है तो उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं कि एकोमोडेशन बोल रहे हैं। और इक्विलिब्रियम जो है ये एक तरह का बैलेंस स्टेट है जहाँ की एक इंडिविजुअल क्या करता है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड इज स्टेबल, कि यहाँ से एक इंडिविजुअल सोचता है कि ये दुनिया जो एक स्टेबल है और जिसको क्या किया जा सकता है, अचीव व्हेन एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन वर्क टुगेदर, और उसी को एसिमिलेशन और एकोमोडेशन जब एक साथ मिल जाएंगे तब अचीव किया जा सकता है, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन इज, इन पियाजेट थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट द फ्री ऑपरेशनल स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑप्शन सेंट्रेशंस इन थॉट, hypothetical deductive thinking, ability to conserve and seriation of object, development of abstract thinking. Answer of this question obviously option A, that is centration in thought. See, these are the four stages of Piagetian cognitive development and their respective characteristic. First, Piaget categorized the cognitive development stages into three categories. First one is sensory motor, which is start from birth and continue till 2 year. सेकेंड वन इज प्री ऑपरेशनल, जो कि 2 से लेकर 7 साल तक चलता है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल, हो गया। अगर हम लोग सेंसरी मोटर को दिखे तो यहाँ हमको 5 जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक है वो दिखने के लिए मिलता है। फर्स्ट क्या है, सेंसरी एक्सपीरियंस, हो गया, कि यहाँ जो बच्चा रहता है वो उसका जो सेंस ऑर्गन है उसी के थ्रू ही क्या करता है कि इंफॉर्मेशन से लेता है और एक्सपीरियंस कुछ करता है, हो गया। और फिजिकल इंटरेक्शन ही उसका एक तरह का कम्युनिकेशन उस टाइम बनता है, हो गया। नेक्स्ट अगर देखिए तो ऑब्जेक्ट परमानेंस, जो कि बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है ये कौन सा स्टेज में देखने के लिए मिलता है, ये कहाँ देखने के लिए मिलता है, सेंसरी मोटर में देखने के लिए मिलता है। और इसी का मतलब क्या है कि जब बच्चा रियलाइज कर रहा है ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट इवन व्हेन अनसीन, कि जब बच्चा मतलब कोई चीज़ छुपा दिया जा रहा है वो नहीं है, लेकिन फिर भी जब बच्चा को रियलाइज हो रहा है कि नहीं वो अभी भी क्या कर रहा है कि वहाँ है, तो उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट परमानेंस बोल रहे हैं। तो इसी के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ओके। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, और वहाँ जो बच्चा होता है उसका जो इंटेंशंस रहता है कुछ करने के लिए, वो गोल को अचीव करने के लिए, वो यहाँ सेंटर में रहता है। नेक्स्ट मेंटल रिप्रेजेंटेशन, कि यह मेंटल इमेज बनना स्टार्ट हो जाता है, हो गया। और उसके साथ साथ इमिटेशन, यहाँ इमिटेशंस को भी दिखने के लिए मिलता है, नकल करना, हो गया, नकल्स भी करने लगता है एट द एंड ऑफ सेंसरी मोटर स्टेज, हो गया। अगर प्री ऑपरेशनल को दिखे तो यहाँ हमको 6 और 6 तरह का जो
की कैरेक्टरिस्टिक देखने के लिए मिलता है। फर्स्ट तो सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन, कि यहाँ बच्चा जो होता है वो सिंबलिकली रिप्रेजेंट कर पाता है, क्योंकि आप लोग को पता है कि ये प्री स्कूल एज और स्कूल एज है। तो यहाँ क्या होता है कि बच्चा जो वर्ड है, इमेज है, ड्राइंग है, उसी को क्या कर पाता है कि उसी के थ्रू वो रिप्रेजेंट कुछ कर पाता है। और उसके साथ साथ यहाँ जो उसका ईगो जो है वो बहुत ही एकदम हाई रहता है। और एनिमिज्म्स यहाँ देखने के लिए मिलता है। और यहाँ बच्चा सोचता है कि हर एक ऑब्जेक्ट, हर एक चीज दुनिया में जो भी है सबका क्या है, जीवन है और लाइफ है। ओके, नेक्स्ट जो है कंजर्वेशन आपको पता ही है कि ये स्ट्रगल करता है, यहाँ ये डेवलप नहीं होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज में, लेकिन लास्ट में कहाँ कहाँ लिखा गया है कुछ बुक में कि प्री ऑपरेशनल स्टेज का एंड लास्ट में ये कंजर्वेशन जो है वो एकदम डेवलप हो जाता है। कंजर्वेशन का मतलब जब हम लोग कोई समान अमाउंट ऑफ लिक्विड चीज या कोई भी चीज को जब हम लोग अलग अलग शेप साइज का जो बर्तन है और जो कोई बोतल है या कोई ग्लास में जब हम लोग रख रहे हैं, तो बच्चा को जो हाइट ज़्यादा रहेगा उसको लगता है कि वो ही ज़्यादा है, लेकिन वो सेम रहता है। लेकिन जब बच्चा को फील होता है किसी एक एग्जाम्पल को अगर लिए, एक पानी ग्लास, ये ग्लास है और ये ग्लास है, दोनों में मैं क्या किया हूँ कि समान अमाउंट ऑफ पानी डाला हूँ दोनों ग्लास में, लेकिन ये ग्लास छोटा है लेकिन बहुत ही वाइड है। और ये जो है ये एक नैरोर ग्लास है और ये थोड़ा लंबा दिख रहा है। जब समान अमाउंट ऑफ पानी दोनों में डालूंगा और उसको पूछूंगा कि किसी में पानी ज़्यादा है, तो बच्चा क्या बोलेगा, ये जो है इसी को ये क्लिक करेगा। तो ये इसी को हम लोग कंजर्वेशन बोलते हैं। ओके, और इसी का एक स्ट्रगल फेज दिखने के लिए मिलता है प्री ऑपरेशनल्स में। नेक्स्ट सेंट्रेशन दिखने के लिए मिलता है कि यहाँ जो है कि फोकसेस ऑन वन एस्पेक्ट ऑफ, कि यह मल्टीपल चीज को एक साथ बच्चा फोकस नहीं कर पाता है। मतलब अगर वो पढ़ रहा है मतलब सिर्फ पढ़ेगा, वो खाएगा मतलब सिर्फ खाएगा, मतलब और दूसरा कुछ नहीं करेगा। एक सेंट्रेशन देखने के लिए मिलता है प्री ऑपरेशनल स्टेज में। और जो सिंबलिक थिंकिंग जो है ये भी हमको वो देखने के लिए मिलता है प्री ऑपरेशनल स्टेज में। नेक्स्ट जो स्टेज है वो है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 7 से लेकर 11 ईयर तक चल रहा है। और यहाँ भी हमको लगभग 6 टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक दिखने के लिए मिलता है। फर्स्ट तो लॉजिकल थिंकिंग, कि यहाँ जो बच्चा रहता है वो लॉजिकली सोचता है, लॉजिकली सोचना स्टार्ट कर देता है। और जो कंजर्वेशन जो कि स्ट्रगल कर रहा था प्री ऑपरेशनल स्टेज में, यहाँ उसको मास्टरी मिल जाता है। नेक्स्ट रिवर्सिबिलिटी, जो कि प्री ऑपरेशनल्स में नहीं था। यहाँ रिवर्सिबिलिटी का मतलब देखिए कि 1 2 3 4 ऐसे हम लोग क्या करते हैं, सीरियली नंबर को पढ़ते हैं। जब बच्चे को बोला जाएगा तो 100 से लेकर 1 तक काउंट कर, तो वो काउंट नहीं कर पाएगा। लेकिन कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है कि रिवर्सिबिलिटी जो है ये हमको देखने के लिए मिलता है कि जब हम लोग 2 + 2 = 4 बच्चा बोल पा रहा है, 2 + 2 = 4 बोल पा रहा है, लेकिन अगर आप उसको पूछे 4 से अगर 2 माइनस करेंगे तो कितना रहेगा, वो बोल नहीं पाएगा। ओके, लेकिन कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है कि ये रिवर्सिबिलिटी वाला जो चीज है ये गायब हो जाता है और ये देखने के लिए मिलता है, बच्चा रिवर्सिव वे में सोच पाता है। और यहाँ जो क्लासिफिकेशन का जो स्किल है किसी को ऑर्गेनाइज करने के लिए, वो भी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में एकदम जबरदस्त बन जाता है। सीरिएशन डेवलप हो जाता है और ट्रांजिटिविटी भी यहाँ अच्छे से डेवलप हो जाता है। लेकिन जो लास्ट स्टेज पियाजे का वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यहाँ भी हमको 5 काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक दिखने के लिए मिलेगा। पहले तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, दूसरा वाला हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग और प्रोपोर्शनल लॉजिक, मोरल्स, मेटाकॉग्निशन, ये सब कुछ हमको फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में ही देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल ऑफ इंस्ट्रक्शन एम्पिरिकली डेमोन्स्ट्रेट the optimum use of principle of successive approximation? Okay, answer of this question is option C, that is program instructional model. ये program instructions model जो है ये क्या कर रहा था, क्या बोल रहा था, model of instruction empirically demonstrate the optimum use of principle of successive approximation. Okay, ये successive approximation जो है ये हमको program instruction model में देखने के लिए मिलता है कि जब बच्चा एक स्टेप में कुछ गेन कर पा रहा है, सक्सेस हो रहा है, फिर उसके बाद जाकर वो सेकंड स्टेप में जाएगा। अगर यहाँ बच्चा वो जब तक सक्सेस नहीं करेगा तब आप वो सामने नहीं जाएगा, ये क्या करेगा, नीचे जाएगा।
हो गया। और या तो यहाँ लीनियर में क्या किया जाएगा, यहाँ उसको कुछ पढ़ाना पड़ेगा और उसके बाद फिर ये एग्जाम देगा, फिर अगर पास हो गया तो फर्दर जाएगा। तो इसीलिए ये सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन जो है वो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में ही देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज एडवोकेट्स द चिल्ड्रन लर्न बाय ऑब्जर्विंग एंड इमिटेटिंग अदर्स बिहेवियर, कि ये कौन सा थ्योरी ऑफ लर्निंग बोलता है कि बच्चा जो है वो सोच दिख कर, मतलब सोसाइटी में जो चल रहा है, उसका जो सराउंडिंग में चल रहा है उसी को दिख कर ही सीखता है। ऑप्शन ट्रायल एंड एरर थ्योरी, सोशल लर्निंग थ्योरी, ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग। आपको पता ही है ये आंसर है क्या, ऑप्शन बी, दैट इज सोशल लर्निंग थ्योरी। और सोशल लर्निंग थ्योरी जो है इसको डेवलप किए थे कौन, अल्बर्ट बंदूरा। हो गया। SLT भी इसको बोला जाता है। इसी का 5 मेन प्रिंसिपल हमको दिखने के लिए मिलता है। जो फास्ट आता है वो है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ये बंदूरा जो है वो क्या बोलते हैं कि जो चाइल्ड जो है वो कैसे लर्न करता है कि ऑब्जर्व करके ही लर्न करता है। आर्ग्यूड्स मच ऑफ ह्यूमन लर्निंग अकर थ्रू ऑब्जर्वेशन अदर, दिस प्रोसेस अलाउज इंडिविजुअल टू एक्वायर न्यू बिहेवियर विदाउट डायरेक्ट रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। हो गया। यहाँ बच्चा को कोई रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट देना नहीं पड़ता है। हो गया। हम लोग जो भी सीख रहे हैं दूसरे को दिख कर ही हम लोग सीख रहे हैं। और ये जो बोबोडल एक्सपेरिमेंट जो है ये बंदूरा थ्योरी का एक बहुत क्रूशियल एस्पेक्ट है। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा साइकोलॉजिस्ट बोबोडल एक्सपेरिमेंट किए थे। बोबोडल एक्सपेरिमेंट किए थे कौन, कि अल्बर्ट बंदूरा किए थे। और यहाँ जो की 4 प्रोसेस जो देखने के लिए मिलता है लर्निंग का, वो कौन कौन सा है कि अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, मोटिवेशन। अटेंशन मतलब जो कि हमको अटेंशन मतलब एक तरह का अटेंड करना और एक्टिवली पार्टिसिपेट करना। दूसरा वाला रिटेंशन, उसको याद करना। रिप्रोडक्शन, उससे कुछ नया बना कर देना। और मोटिवेशन। हो गया। ये 4 प्रोसेस ऑफ 4 की प्रोसेस ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट अगर हम लोग देखिए मॉडलिंग, ये जो कॉन्सेप्ट है मॉडलिंग, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ये मॉडलिंग का कॉन्सेप्ट किसी के साथ रिलेटेड है, किसी के साथ एसोसिएट है। व्हाट इज मॉडलिंग। हो गया कि देखिए ये मॉडलिंग जो है ये अल्बर्ट बंदूरा का सोशल लर्निंग थ्योरी से एसोसिएटेड है। बंदूरा क्या बोलते हैं, ये बच्चा जो है वो सोसाइटी को देख कर सीखता है। और सोसाइटी में किसी को कैसे देख कर सीखता है, सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे चीज है जो कि बच्चा को इन्फ्लुएंस करता है। और बच्चा क्या कर देता है कि कोई एक जो कि उसको बहुत ही इम्प्रेस किया है उसको मॉडल बना लेता है और उसी का जैसे उसका बिहेवियर्स को में कुछ चेंजेस लाता है। तो इसीलिए ये मॉडलिंग का कॉन्सेप्ट जो है ये अल्बर्ट बंदूरा की है। नेक्स्ट कॉग्निटिव फैक्टर, ये इसके बावजूद भी ये बंदूरा जो थे वो कॉग्निटिव फैक्टर के ऊपर बिलीव करते थे। नेक्स्ट, फाइंड द करेक्ट लॉजिकल ऑर्डर ऑफ द ऑब्जर्वेशनल लर्निंग प्रोसेस एडवोकेटेड बाय बंदूरा। अब हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं अटेंशन, रिटेंशन, मोटिवेशन, प्रोडक्शन। हो गया। ये जो सीक्वेंस है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है which इज द हाईएस्ट स्टेज इन गैगनेज थ्योरी ऑफ हायरार्की ऑफ लर्निंग, कि अगर गैगने का जो थ्योरी ऑफ लर्निंग और हायरार्की थ्योरी ऑफ लर्निंग को देखिए तो इनमें से कौन सा सबसे टफ में रहता है। ऑप्शन सिग्नल, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रिंसिपल लर्निंग, मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन। Answer of this question is option B, that is problem solving. See, this is the pyramid of Gagne hierarchy learning. First, signal, SR, chain, verbal, मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन, कॉन्सेप्ट, रूल, प्रॉब्लम लर्निंग। और ये जो वर्बल एसोसिएशन से लेकर सिग्नल तक इसी को हम लोग बिहेवियरल एस्पेक्ट बोलते हैं, लेकिन मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन से लेकर प्रॉब्लम सॉल्विंग तक इसी को कॉग्निटिव एस्पेक्ट बोलते हैं। क्योंकि ये जो 4 चीज है यहाँ सिर्फ हमारा बिहेवियर्स के ऊपर ये चीज डिपेंड करता है, लेकिन जब हम लोग ये जो 4 या 5 रह रहा है इसी के ऊपर देख रहे हैं तो ये कॉग्निटिव हमारा इंटेलेक्ट के ऊपर इफेक्ट करता है। ओके। नेक्स्ट अगर हम देखिए तो हु ऑफ द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ मास्टरी लर्निंग, कि मास्टरी लर्निंग का फाउंडर कौन है। इमाइल डुर्खिम्स, एंड्री कैरल, मैक्स वेबर, बीएस ब्लूम। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑब्वियसली ऑप्शन डी, दैट इज ब्लूम। सी, मास्टरी लर्निंग जो है इसी को डेवलप किए थे जो हमारा बेंजामिन ब्लूम, जिसको कि बहुत फेमस है उनका जो
टेक्सोनॉमी है उसी को लेकर वो बहुत फेमस है, और ये एक बुक लिखे थे, इसको बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है, लर्निंग फॉर मास्टरी, ये ब्लूम्स लिखे थे। अगर मास्टरी लर्निंग का कुछ की पॉइंट को दिखे तो यह हमको 5 की एलिमेंट दिखने के लिए मिलता है। मास्टरी बिफोर एडवांसमेंट कि देखिए कि ये मास्टरी बिलीव करते थे कि जब तक हमको और एक कोई बच्चा 90% हो गया कॉन्सेप्ट में मास्टरी नहीं गेन किया है तो उसी को फर्दर लर्निंग नहीं देना चाहिए, हो गया, उसका एडवांसमेंट नहीं होना चाहिए। जब वो 90% मास्टरी हो जाएगा, 90% मास्टरी हो जाने के बाद नेक्स्ट हम लोग को प्रोसीड करना चाहिए और एडवांसमेंट करना चाहिए। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है वो है फॉर्मेटिव असेसमेंट। ये जो ब्लूम थे वो फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में बोल रहे थे कि जब बच्चा को हम लोग को पढ़ा रहे हैं तब हमको टाइम टू टाइम हमको क्या करना चाहिए, कंटिन्यूसली फॉर्मेटिव वे में एसेस करना चाहिए। नेक्स्ट इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन, ये इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शंस के बारे में बोल रहे थे क्योंकि ये 90% अचीवमेंट के बारे में बोल रहे थे और इसीलिए ये इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन के बारे में बोल रहे थे, और ये फीडबैक और रिमीडिएशंस के बारे में बोल रहे थे, और पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट भी इसी का एक की प्रिंसिपल था। नेक्स्ट अगर हम देखें हु ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट इज नोन फॉर मल्टीपल इंटेलिजेंस, कि देखिए ये मल्टीपल इंटेलिजेंस के साथ कौन सा फिलोसोफर और साइकोलॉजिस्ट एसोसिएटेड है। ऑप्शन है कि थॉर्नडाइक, केटल, गार्नर और स्पीयरमैन। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज एच गार्नर, हार्ड गार्नर। ये जो है ये क्या है कि ये हमारा मल्टीपल इंटेलिजेंस के साथ एसोसिएट है। अगर मल्टीपल इंटेलिजेंस को हम देखें तो इसको डेवलप किए थे हार्ड गार्नर 1983 में, हो गया, और एक बुक लिखे थे उसका नाम था फ्रेम्स ऑफ माइंड, जिसको कि बहुत बार पूछा गया है अलग अलग एग्जाम में और नेट में ज़्यादातर ये क्वेश्चन आया है, हो गया, थ्योरी ऑफ माइंड, फ्रेम्स ऑफ माइंड, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, हो गया। और ये जो 9 टाइप्स ऑफ जो इंटेलिजेंस के बारे में बोलते थे उनमें से जो फास्ट आता है वो लिंग्विस्टिक, लॉजिकल, मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, स्पेशियल स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, इंट्रापर्सनल, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। देखिए दिस आर द 9 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, बट पहले जो गार्नर थे वो 7 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में बोले, उसके बाद नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस को ऐड किए और अभी जो है वो एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस को भी ऐड किए हैं। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोजेक्टिव टेक्निक, हो गया, कि देखिए कि ये प्रोजेक्टिव टेक्निक जो है हमको आप लोग को पता ही है कि ये पर्सनालिटी में यूज होता है, गाइडेंस में यूज होता है, और जो ये जो दिया गया है कुछ प्रोजेक्टिव या कुछ टेस्ट, हो गया, इनमें से हमको देखना है कि कौन सा एक प्रोजेक्टिव टेस्ट नहीं है। रोसर्स इंपल्स टेस्ट, मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी, TFT थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, रोटर सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। Answer of this question is option B, that is Minnesota Multiphasic Personality Inventory. This is not a projective test. See, एक प्रोजेक्टिव टेस्ट क्या होता है कि ये एक तरह का साइकोलॉजिकल असेसमेंट का एक टूल होता है जिसी के थ्रू की जो हमारा अनकॉन्शियस थॉट है, हो गया, अनकॉन्शियस फीलिंग है, अनकॉन्शियस मोटिवेशन है, हम लोग उसी को क्या करते हैं कि मेजर करते हैं, हो गया, कि देखिए कुछ प्रोजेक्टिव टेक्निक जैसे कि रिसर्च इंपल्स टेस्ट, हो गया, इसी को रिसर्च डेवलप की थी, यह आई थिंक 10 कार्ड था, हो गया, थेमेटिक एप्रिसिएशन थे टेस्ट जहाँ की 31 कार्ड हमको देखने के लिए मिलता है, कुछ कलरफुल कुछ ब्लैक एंड व्हाइट, हो गया, ड्रॉ ए पर्सन टेस्ट, हाउस ट्री पियर्सन टेस्ट, हर्ट्समैन्स इंपल्स टेस्ट, एनिमल्स मेटाफोर टेस्ट, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, पिक्चर अरेंजमेंट टेस्ट, काइनेटिक फैमिली ड्राइंग, make a picture story। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट, कि जो हमारा मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी टेस्ट, क्योंकि ये जो है ये एक प्रोजेक्टिव टेक्निक नहीं है। नेक्स्ट अगर हम देखिए 16 पर्सनालिटी फैक्टर, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग अलग एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये 16 पर्सनालिटी टाइप को कौन दिए थे और कौन फाउंड किए थे। ऑप्शंस अल्फर्ट, केटल, आइसनेक और नन ऑफ द अबव। Answer of this question is option B, that is Keter. Which of the following values is emphasized by Islamic education for
इनकलकेशन, कि ये इस्लामिक एजुकेशन में किस तरह का वैल्यू को इनकलकेट करने के लिए बोला गया है। ऑप्शन फ्रीडम एंड डिसिप्लिन, क्वालिटी एंड एक्सेलेंस, ह्यूमैनिटी एंड नोबिलिटी, एंड इक्वालिटी एंड इक्विटी। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज ह्यूमैनिटी एंड नोबिलिटी। Who was awarded the degree of alim in Islamic education? Option: one who acquired knowledge, special knowledge in science; one who acquired knowledge, skill knowledge; one who acquired knowledge in medicine; one who acquired special knowledge in religion. Answer of this question is option D, that is अगर कोई वो स्पेशल नॉलेज रिलीजन्स में गेन कर रहा है तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, आलम और आलिम। व्हाट वाज द चीफ एम ऑफ इस्लामिक एजुकेशन, कि इस्लामिक एजुकेशन को अगर हम दिखे तो उसका जो चीफ एम वो क्या है। ऑप्शन: डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर, मटेरियल्स प्रोग्रेस, डेवलपमेंट ऑफ इस्लामिक किंगडम, प्रोपागेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ इस्लाम। Answer of this question is option D, that is propagation and expansion of Islam. At what age was education started with the ceremony of Bismillah during the Muslim period? Option: 6 year 4 month 4 days, 5 year 5 month 5 days, 4 years 4 month 4 days, 3 year 3 months 3 days. Answer of this question is option C, that is 4 years 4 months 4 days. Which of the following is considered as the Magna Carta of English education in India? ये भी एक बहुत ही क्रूशियल क्वेश्चन है कि बहुत बार ये वाला क्वेश्चन को पूछा गया है। हो गया, वुड डिस्पैच, हंटर कमीशन, कोठारी कमीशन, रेलिक कमीशन। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दैट इज वुड डिस्पैच। सी, वुड डिस्पैच जो है इसी को ऑफिशियली क्या माना जाता है, डिस्पैच ऑन एजुकेशन, जो कि 1854 में भेजा गया था इंडिया को। और ड्यूरिंग दैट टाइम जो टेल हाउसी जो है वो इंडिया का गवर्नर जनरल हुआ करते थे, और ये इतना अच्छा था तो इसी को क्या माना जाता है कि मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया इसको माना जाता है। अगर इसी का कुछ रिकमेंडेशंस का बात करें तो फर्स्ट टाइम्स ये जो डिस्पैच के थ्रू गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी लिए थे एजुकेशन सिस्टम्स का। दूसरा वाला जो चीज़ है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, इसी को इंस्टॉल किया गया था। और उसके साथ साथ जो यूनिवर्सिटी का जो क्रिएशन है, यूनिवर्सिटीज का जो क्रिएशन है उसी के बारे में बोला था कि जो लंदन जो मेजर्स यूनिवर्सिटीज है हमारा ब्रिटेन में, उसी का जैसे क्या किया जाएगा कि कलकत्ता, बम्बे और मद्रास में यूनिवर्सिटीज को बनाया जाएगा। और ये मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आया है कि डिस्पैच बोल रहा था जो प्राइमरी एजुकेशन है वो वर्नाकुलर लैंग्वेज में दिया जाएगा, सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो वर्नाकुलर प्लस इंग्लिश लैंग्वेज में दिया जाएगा, और जो इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ हायर एजुकेशन, और हायर एजुकेशन को दिखे तो वहाँ इंग्लिश ही सिर्फ मीडियम रहेगा। अगर हम लोग इसी का मास एजुकेशन को देखिए तो एलिमेंटरी, मिडिल और हाई स्कूल्स में मास एजुकेशन को और एजुकेशन को इंक्रीज करने के बारे में बोल रहा था। और सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम, सेकेंडरी एजुकेशन में वोकेशनल प्रैक्टिसेस और वोकेशनल एजुकेशन के बारे में बोल रहा था। और टीचर ट्रेनिंग के ऊपर एम्फसाइज किया था। ग्रांट इन एड जो कि बहुत एक क्रूशियल एस्पेक्ट था और है आज तक, उसी के ऊपर ये एम्फसाइज किया था। वुमेन्स एजुकेशन के ऊपर एम्फसाइज कर रहा था, और उसके साथ साथ इंडिजिनियस स्कूल के रिकॉग्नाइज करने के बारे में भी ये बोल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज was appointed in 1929 to look into the deterioration of education in India। देखिए कि 1929 में जो इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो एकदम डेटोरिएट हो गया था, और उसके लिए जो गवर्नर जनरल थे, जो रानी थे उस टाइम, वो क्या किए थे, एक कमिटी भेजे थे। हो गया, तो 1929 को वो कौन सा कमिटी था? ऑप्शन मैकलेमिनट, हट्टक, सेडलर और जाकिर हुसैन कमिटी। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज हट्टक कमीशन। नेक्स्ट, ये हट्टक कमीशन जो है उसको 1929 में एस्टेब्लिश किया गया है, और इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
एस्टेब्लिश किया है और इसका कुछ रिकमेंडेशन है जो कि बहुत वाइड है। अगर हम लोग देखिए प्राइमरी एजुकेशन में इसी का रिकमेंडेशन, तो फर्स्ट टाइम्स ये एजुकेशन बोल रहा था प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी कर देना चाहिए, और जो गवर्नमेंट का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ पढ़ाना नहीं कहना चाहिए, वो इंस्पेक्शन और इंस्पेक्शन करना चाहिए और कंट्रोल करना चाहिए प्राइमरी स्कूल को। और उसके साथ साथ क्वालिटेटिव डेवलपमेंट के बारे में ये बोल रहा था, क्वांटिटेटिव से ज़्यादा। और जब ये प्राइमरी एजुकेशन चल रहा था, शुड बी एटलीस्ट कि 4 साल का एटलीस्ट 4 ईयर का एटलीस्ट क्या होना चाहिए, प्राइमरी एजुकेशन के बारे में बोल रहा था। और उसके साथ साथ क्लोज अंडर परफॉर्मिंग स्टूडेंट कि जो अंडर परफॉर्मिंग स्कूल जो है उसको क्लोज करने के बारे में बोल रहा था। और उसके साथ साथ वो प्रैक्टिकल और रिलीवेंट जो करिकुलम है उसको एडॉप्ट करना चाहिए, जो कि लोकल नीड के हिसाब से उसी के हिसाब से करिकुलम बनाना चाहिए। और प्राइमरी स्कूल जो है वो एक तरह का कम्युनिटी डेवलपमेंट और एडल्ट एजुकेशन, कम्युनिटी डेवलपमेंट और एडल्ट एजुकेशन का भी एक सेंटर होना चाहिए, और जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन जो है उसमें इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए। ओके, ये था जो प्राइमरी एजुकेशन में कुछ रिकमेंडेशन जो कि हद तक कमेटी दिया था। अगर सेकेंडरी एजुकेशन में देखिए तो सेकेंडरी एजुकेशन में वोकेशनल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन के ऊपर एम्फासाइज किया था, और जो क्वालिफाइड टीचर है उसी को हायर करने के बारे में बोल रहा था, और उसके साथ साथ अप्रोप्रिएट वे में ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करने के बारे में बोल रहा था, रिकमेंडेशन दिया था। और उसके साथ साथ ये जो सैलरीज जो है वो सैलरी को भी इंक्रीज करने के बारे में ये एम्फासाइज किया था। अगर हायर एजुकेशन सिस्टम्स में दिखे तो ये एफिलेटेड यूनिवर्सिटी के बारे में बोल रहा था, और जो एफिलेटेड कॉलेज के बारे में बोल रहा था, और उसके साथ साथ जो टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन जो है अनएम्प्लॉयमेंट्स के लिए उनके लिए भी लेकर आने के लिए भी बोल रहा था। नेक्स्ट फीमेल एजुकेशन के बारे में एम्फासाइज किया था। जनरल ऑब्जर्वेशंस अगर हम लोग देखिए तो ये हट्टा कमेटी जो है ये बहुत ही पॉपुलर है, किसके लिए, वेस्टेज एंड स्टेजनेशन के लिए। इसको बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखिए तो इन व्हिच ईयर डिड मैकले पेन हो गए, ओके, पेन होगा PEN पेन हिच मीनट्स ऑन एजुकेशन 1813, 1835, 1854, 1882। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज 1835। अगर मैकले मिनट को दिखे तो इनको जो लेकर आए थे उनका फुल नाम था थॉमस बेबिंगटन मैकले। ओके, और ये 1835 में इसको प्रेजेंट किए थे। और इसका बहुत सारे की एस्पेक्ट था, जैसे कि इंडिया में जो इंग्लिश एजुकेशन है उसको प्रमोट करना, और इंग्लिश एज ए मीडियम के थ्रू एजुकेशन प्रोवाइड करना, जो वेस्टर्न लिटरेचर जो है, वेस्टर्न साइंस जो है, इसी के ऊपर ये एम्फासाइज कर रहा था। और उसके साथ साथ जो इंग्लिश एजुकेशन, एजुकेटेड क्लास को एक बनाने के बारे में ये बोल रहा था। और जो जो फाइनेंशियल सपोर्ट जो मिल रहा था, जो ट्रेडिशनल रिडक्शन ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर ट्रेडिशनल अरबिक। ओके, उस टाइम जो ट्रेडिशनल अरबिक और जो संस्कृत स्कूल और कॉलेजेस था उसको जो फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा था उसमें रिडक्शन के बारे में ये बात कर रहा था। ठीक है, और उसके साथ साथ जो इंडियंस लिटरेचर जो है उसका जो इन्फीरियरिटी जो वो यूरोपियन लिटरेचर से एकदम इन्फीरियर शो कर रहा था। और उसी के साथ साथ और क्या कर रहा था कि ये हायर एजुकेशंस के ऊपर ज़्यादातर फोकस कर रहा था। और पॉलिसी ऑफ रिलीजियंस न्यूट्रलिटी यहाँ देखने के लिए मिला था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि व्हिच एजुकेशन प्लान recommended in 1944 aimed for universal free and compulsory education for children between 6 to 11। ओके, ये कौन सा एजुकेशन सिस्टम दिया था, वो कौन सा है कि हमारा सर्जेंट प्लान, जो कि 1944 में आया था। ये सर्जेंट प्लान्स जो है ये 1944 में आया था, और ये बहुत सारे तरह का जो रिकमेंडेशन दिया था। फर्स्ट तो ये यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन के बारे में बोल रहा था, 6 से लेकर 11 ईयर तक सबको अच्छे से मुफ्त में एजुकेशन मिलेगा, इसको ये रिकमेंड किया था। और जो एलिमेंटरी स्कूल है, हाई स्कूल जो है रूरल एरियाज में, उसी को पढ़ाने के बारे में बोल रहा था, ज़्यादातर एस्टेब्लिश करने के बारे में ये रिकमेंड किया था। और अगर हम लोग देखिए एक रिलीवेंट करिकुलम्स और जो कि प्रैक्टिकल और वोकेशनल स्किल्स से
इंटीग्रेट हो, उस तरह का एक करिकुलम्स के बारे में बोल रहा था। जो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसके में इम्प्रूवमेंट लाने के बारे में बोल रहा था। और जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशंस जो है स्कूल्स मैनेजमेंट में, उसके ऊपर ये रिकमेंड किया था। टेक्निकल एंड वोकेशनल हाई स्कूल्स बनाने के बारे में ये रिकमेंड किया था। और जो इंटरमीडिएट कोर्सेस जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हो गया। इंटरमीडिएट क्लासेस जो है इसी को ये क्या किया था कि बंद करने के बारे में बोल रहा था, हो गया। नेक्स्ट अगर हम देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू हंटर कमीशन, इनमें से कौन सा हंटर कमीशन के साथ रिलेटेड नहीं है। लॉर्ड रिफन्स अपॉइंट किए थे हंटर कमीशन को। इट रिकमेंडेड एट द प्राइमरी एजुकेशन, कि ये प्राइमरी एजुकेशन को ये रिकमेंड किया था। लिटरेसी एंड वोकेशनल एजुकेशन सेकेंडरी लेवल्स के लिए ये रिकमेंड किया गया था। और इसी को मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन कहा जाता है। देखिए व्हिच इज नॉट, तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑब्वियसली ऑप्शन डी, क्योंकि ये मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन इंग्लिश एजुकेशन किसी को माना जाता है कि जो 1854 में जो आया था, कौन सा हमारा जो वुड डेस्पास, उसी को माना जाता है। लेकिन अगर हंटर कमीशन को दिखे तो ये लॉर्ड रिपन इसको अपॉइंट किए थे, और ये रिकमेंड किया था प्राइमरी एजुकेशन के बारे में, ये रिकमेंड किया था लिटरेसी के बारे में, वोकेशनल एजुकेशन के बारे में, ओके। तो इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Who is the father of comparative education? This is a very significant question and repeatedly asking questions of this examination. Julian, Wolff, Macaulay, Regan. Answer of this question is option A, that is Antony Julians. Answer A is correct answer. Research undertaken for the sake of knowledge is option action research, pure research, पायलट रिसर्च एंड सर्वे, कि वो रिसर्च जो कि हम लोग नॉलेज को गेन करने के लिए करते हैं वो है प्योर रिसर्च। ओके, जब प्योर रिसर्च करते हैं इसको बेसिक रिसर्च भी माना जाता है, हो गया। ये एकदम नॉलेज को एक्वायर करने के लिए ही हम लोग इसको करते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखिए तो रिसर्च अंडरटेकन टू फाइंड द सॉल्यूशन टू एन इमीडिएट प्रॉब्लम, कि वो रिसर्च जो कि हम लोग करते हैं कि एक इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। फंडामेंटल, एनालिटिकल रिसर्च, सर्वे, एक्शन रिसर्च। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, दैट इज एक्शन रिसर्च। नेक्स्ट, व्हिच व्हाइल टेस्टिंग ए हाइपोथेसिस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एरर इज और आर कमिटेड बाय द रिसर्चर? टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, बोथ टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर, नन ऑफ द। कि जब एक रिसर्चर रिसर्च कर रहा है तो किस तरह का जो एरर वो कमिट कर सकता है जब हाइपोथेसिस को टेस्ट करता है, टाइप 1 या टाइप 2 या बोथ। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज बोथ। टाइप 1 को भी कर सकता है, टाइप 2 भी को भी कर सकता है, ओके। ए ब्लूप्रिंट ऑफ ए रिसर्च वर्क इज कॉल्ड रिसर्च प्रपोजल, रिसर्च डिजाइन, रिसर्च टूल्स, रिसर्च मेथड। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज रिसर्च डिजाइन। Which of the following samples is an example of non-probability sampling? Option systematic sampling, quota sampling, cluster sampling, stratified sampling. देखिए आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज कोटा सैम्पलिंग। सी, कि सिस्टमेटिक सैम्पलिंग के बारे में जब बोल रहे हैं कि ये एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, क्योंकि यहाँ एक हम लोग अलग अलग वे से करते हैं सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, ओके। सबको नंबराइज कर देते हैं, नंबर दे देते हैं, उसके बाद कोई एक को हम लोग रेंडमली चूज करते हैं, और वहाँ हम लोग क्या करते हैं कि फास्ट तो हम लोग यहाँ पॉपुलेशंस को जो नंबर है वो टोटल सम को निकालते हैं, उसके बाद कितना चाहिए उसी को निकालते हैं, उसके बाद हम लोग डिवाइड कर देते हैं जितना पॉपुलेशन है और हमको जितना सैंपल चाहिए, उनमें से हम क्या करते हैं एक नंबर चला आता है, उसके बाद रैंडमली कोई एक सैंपल को चूज करते हैं, और वो सैंपल से ये जो हमको निकला हुआ जो एक हमारा जो रिजल्ट है उसी को ऐड करते करते जाएंगे, और जहाँ जहाँ वो आएगा वो हमारा सैंपल बनते जाएंगे। तो यहाँ एक प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग ये है। कोटा सैंपलिंग कंप्लीट एक नल प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, क्योंकि यह कोटा रहता है। क्लस्टर्स एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है, क्योंकि ये क्लस्टर में क्या होता है कि रेंडमली क्लस्टर को पहले चूज किया जाता है, ओके। क्लस्टर से फिर जो सैंपल है उसी को एक रेंडम वे में चूज किया जाता है, उसके बाद स्ट्रैटिफाइड जो हमारा सैंपल है उसी को स्ट्रैटिफाइड कर दिया जाता है, ओके। अलग अलग स्ट्राटा में डिवाइड कर दिया जाता है, और वो पर्टिकुलर स्ट्राटा से क्या किया जाता है कि सैंपल को चूज किया जाता है। तो इसीलिए ये भी एक प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है।
नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन ए स्टैटिस्टिक एंड पैरामीटर इज कॉल्ड, कि एक स्टैटिस्टिक और पैरामीटर में डिफरेंस क्या है? नॉन रैंडम, सिंपल, सैम्पलिंग एरर, मेजरमेंट एरर। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज सैम्पलिंग एरर। क्योंकि जब हम लोग पैरामीटर का बात कर रहे हैं तो पैरामीटर जो है वो किसी को डील करता है? पॉपुलेशन को डील करता है। जब हम लोग सैंपल स्टैटिस्टिक के बारे में बोल रहे हैं तो ये सैंपल किसको डील करता है? सैम्पलिंग को, हमारा सैंपल को डील करता है। पॉपुलेशन डील करता है पैरामीटर को, सैंपल डील करता है स्टैटिस्टिक को। तो इसीलिए ये स्टैटिस्टिक और पैरामीटर के अंदर क्या देखने के लिए मिलता है? जो सैम्पलिंग एरर है वो दिखने के लिए मिलता है। क्योंकि पैरामीटर में सैम्पलिंग एरर दिखने के लिए नहीं मिलता है, लेकिन जो हमारा स्टैटिस्टिक है वहाँ दिखने के लिए मिलता है। ओके, नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च मेथड एम्प्लॉयज इंटरनल एंड एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म टू श्योर ऑथेंटिसिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ एविडेंस? ऑप्शन: experimental method, historical method, descriptive survey method, ex post facto method। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज हिस्टोरिकल रिसर्च। कि आप लोगों को पता ही है हिस्टोरिकल रिसर्च में क्रिटिसिज्म देखने के लिए मिलता है, लेकिन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हमको क्या देखने के लिए मिलता है? वैलिडिटी, इंटरनल वैलिडिटी, एक्सटर्नल वैलिडिटी। ओके, हिस्टोरिकल रिसर्च में इंटरनल क्रिटिसिज्म, एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड? ऑप्शन: मैनिपुलेशन, कंट्रोल, ऑब्जर्वेशन एंड रेप्लिकेशन, absence of a treatment group। answer of this question, see, the question is asking not a characteristic, so it means answer D is the correct answer for this question। क्योंकि मैनिपुलेशन एक्सपेरिमेंटेशन में किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, और ऑब्जर्वेशन और रेप्लिकेशन भी किया जाता है। लेकिन कि अगर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में ये ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है तो वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट, which of the following method of research contribute most of the advancement of educational psychology as a science? तो क्लिनिकल मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड, हिस्टोरिकल मेथड, सर्वे मेथड। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज एक्सपेरिमेंटल मेथड। ये इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो थोड़ा ज़्यादा है। नेक्स्ट, which of the following is common to all true experimental and quasi experimental design? Option: randomization, control group, pre-testing and post-testing, free testing। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज कंट्रोल ग्रुप। ये कंट्रोल ग्रुप जो है ये हमको एक्सपेरिमेंटल, ट्रू एक्सपेरिमेंटल एंड क्वासी एक्सपेरिमेंटल में कॉमनली दिखने के लिए मिलता है।